हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में देखा था। यहाँ से जो बाउंस है हमने डिस्कस किया था कि ये डिक्लाइन जो है वो किस तरह का है हमें पता नहीं है। ये एबीसी बाउंस है, राइट। और उसके बाद ये शार्प गैप डाउन जो है वो सी हो सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। ओवरऑल पैटर्न क्लियर नहीं थी, लेकिन हमने इसका रिट्रेसमेंट निकाला था। इस बाउंस का रिट्रेसमेंट आ रहा था 61%। हमने बात की थी कि इसके नीचे ट्रेड करता है तो निफ्टी यहाँ से नेगेटिव हो सकता है। अगर यहाँ पे इस रेंज में सपोर्ट ले लेता है तो यहाँ से इसके ऊपर हमें बाउंस देखने को मिल सकता है, लेकिन ये बाउंस कहाँ तक जा सकता है वो हमें कोई श्योरिटी नहीं थी। और वहाँ पे हम इंटरेस्टेड भी नहीं थे बाइंग में, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये कौन सी पैटर्न है और ये कहाँ तक ऊपर जा सकता है। लेकिन हमने बात की थी कि ये सपोर्ट रेंज है, यहाँ से बाउंस करता है तो इसके ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे ओपनिंग के साथ ही ये 50% के अराउंड ही सपोर्ट लिया और वहाँ से हमें एक शार्प बाउंस इसके ऊपर देखने को मिला, लेकिन हम बाइंग में वहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं थे। मैंने पहले ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया था। टेलीग्राम चैनल में जब ये हाई को ब्रेक किया तब यहाँ पे हमने अपडेट दिया था, क्योंकि हम बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो जब यहाँ पे एक स्विंग हाई बना और यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था 50 मिनट, तो यहाँ से हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 टू 38%। और यहाँ पे सजेशन दिया था कि आप ये 38% के नीचे ब्रेक करता है, राइट, ये सपोर्ट रेंज है। और 15,844 जो है ब्रेक इवन पॉइंट है डाउन साइड के लिए। तो इसके नीचे ट्रेड करता है तो हम निफ्टी में नेगेटिव थे, राइट। तो उसके बाद जो है ये 15,844 के लेवल को ब्रेक करने के बाद हमें एक शार्प डिक्लाइन तुरंत ही देखने को मिला। उसके बाद एक रिकवरी भी हमें देखने को मिली, लेकिन वो रिकवरी भी अगर आप देखें तो वहाँ पे भी क्या हुआ, उसी साथ में बैंक निफ्टी की अपडेट है। अभी हम सिर्फ निफ्टी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये जब वहाँ से इस डिक्लाइन से ये लेवल को ब्रेक करने के बाद पहली बार सपोर्ट लिया, फिर ये ब्रेक किया, फिर यहाँ से जो बाउंस हुआ वहाँ पे भी ये 38% के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू रहा, राइट। तो ये जो 23 और 38% रिट्रेसमेंट में निकालता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 38% ब्रेक इवन पॉइंट होता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो ये सेम रेंज जो है फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें ये है कि 23 टू 38% रिट्रेसमेंट आपको कब निकालना है और कहाँ से निकालना है, राइट। अगर वो सही है तो ये काम करता है। अभी फिर से हम 15 मिनट चार्ट को देखें निफ्टी के, तो यहाँ से जो बाउंस है ये एबीसी, फिर ये लिंक वेव एक्स और यहाँ से फिर से एक एबीसी बाउंस। इसमें हम अभी भी कोई चेंजेस नहीं कर रहे। ये जो लास्ट बाउंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो ये 38% के नीचे अभी भी नहीं आया है। आज भी ये इसके ऊपर गया और वहाँ से ये साइडवेज टाइप का मूव रहा, इसके नीचे अभी भी ब्रेक नहीं किया है। ओवरऑल 15 मिनट चार्ट में ये 15,713 के नीचे निफ्टी ट्रेड करता है तो निफ्टी में डिक्लाइन पॉसिबल है। अदरवाइज ये सपोर्ट रेंज है और यहाँ से बाउंस भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था कि बाउंस कितना हो सकता है और कहाँ तक हो सकता है उसका श्योरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट बाउंस जो है एबीसी टाइप का है। और उसके बाद अगर मान लीजिए ये इम्पल्सिव बाउंस भी है, मान लीजिए हमारी यहाँ पे कुछ गलती है, ये इम्पल्सिव बाउंस है, तो ये वेव 3 होना चाहिए, ये 1 और ये 2, ये वेव 3 होना चाहिए। तो वेव 3 में इतना मूव आने के बाद ये इतना साइडवेज जनरली नहीं जाता, राइट, ये शार्प एंड स्टीप ही रहता है। तो इस तरह का मूव हमें देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम मान रहे हैं कि ये जो पूरा पैटर्न है वो करेक्टिव बाउंस का है और अल्टीमेटली ये डिक्लाइन कर सकता है, राइट। तो हम अभी भी ये वेट कर सकते हैं, इसके नीचे ट्रेड करता है तो निफ्टी यहाँ पे नेगेटिव बन सकता है। अभी ये जो डिक्लाइन है यहाँ से, उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के इमीडिएट मूव की डिस्कस करें तो ये जो डिक्लाइन है इसको अभी भी हम इग्नोर कर रहे हैं, ये बाउंस को भी इग्नोर कर रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ से जो डिक्लाइन है वो डिक्लाइन ये ए और 1 हो सकता है और ये एक इरेग्युलर करेक्शन यहाँ से ए बी और सी। तो ये एक इरेग्युलर करेक्शन मतलब कि ये डिक्लाइन जो है वो सी और 3 का हो सकता है, और ये सी और 3 का डिक्लाइन इसका ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा अचीव कर चुका है। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का रिट्रेसमेंट निकाल सकते हैं, राइट, ये रिट्रेसमेंट के लिए वैलिड है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का रिट्रेसमेंट 23 टू 38% आ रहा है 15,758 से लेके 15,776।
ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए कल के लिए। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है 15,776 के ऊपर तो यहाँ से फिर से ये पॉजिटिव बन सकता है, अदरवाइज इसके ऊपर नहीं जा पाता तो डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो पिछले वीडियो में हमने 5 मिनट चार्ट में देखा था, यहाँ से जो वेव 3 शुरू हुआ है वहाँ पे 1 2 3 और ये 4 मान रहे थे। यहाँ से फिफ्थ का प्रोजेक्शन हमने निकाला था 38 to 61%, तो ये 38% ये लो के ऊपर आ रहा था। तो हमने डिस्कस किया था कि ये लो से लेके इस रेंज में जो है एक डिक्लाइन पॉसिबल है, फिर यहाँ से एक करेक्टिव बाउंस मिल सकता है जिसका रिट्रेसमेंट आपको यहाँ से निकालना है, राइट। तो ये क्योंकि यहाँ पे 3 का 5 पूरा हो रहा है, राइट, तो फिर से एक रिट्रेसमेंट बाउंस आना चाहिए 4 के लिए, तो इसका रिट्रेसमेंट हमें यहाँ से निकालना था पहले इस रेंज में डिक्लाइन होने के बाद। तो बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे लो के नीचे ही ओपन हुआ और ओपनिंग के साथ ही एक शार्प बाउंस हमें देखने को मिला। अब ध्यान से समझना, मैंने कई बार डिस्कस किया है, जिन लोगों ने कोर्स किया उन लोगों को पता ही है कि जहाँ पे भी मार्केट पहले 15 मिनट में शार्प बाउंस या शार्प डिक्लाइन देता है तो वो मेजोरिटी जो है वेव सी होता है, राइट। मेजोरिटी केस में वेव सी होता है। वैसे तो इस तरह का शार्प बाउंस जो है या शार्प डिक्लाइन जो है सी और 3 दोनों में से हो सकता है, लेकिन ओपनिंग के टाइप में मेजोरिटी जो है ये वेव सी का होता है, राइट। और दूसरी अगर हम पॉसिबिलिटी देखें 3 की, राइट, तो ये लो को ब्रेक कर दिया था, राइट। तो लो को ब्रेक करने के बाद ये शार्प बाउंस दे रहा है तो ये 3 का तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 3 का है तो ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये 1 है और ये अगर 2 है तो इसको ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये ब्रेक करने के बाद बाउंस हमें देखने को मिला है और यहाँ से जो डिक्लाइन है वो डिक्लाइन भी हमें एक 3 वेव टाइप का डिक्लाइन लग रहा था, राइट। तो ये यहाँ पे एक इरेग्युलर करेक्शन मॉर्निंग में ही बनता हमें दिखा, ये ए बी और ये शार्प बाउंस, तो वो वेव सी का हो सकता है, राइट। यहाँ पे 38% इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज था, हमने बात की थी ये लेवल पे। यहाँ पे बैंक निफ्टी रुका तो सही 2-3 मिनट के लिए, लेकिन वहां से फिर से कंटिन्यू हमें एक शार्प बाउंस देखने को मिला। जनरली अगर ये 38% को रिस्पेक्ट करने वाला होता है तो यहाँ से पहला कैंडल जो है ये इसके ऊपर नहीं जा पाता और उसके बाद जो है वहाँ से शार्प डिक्लाइन भी हमें देखने को मिलता है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे ये टाइम स्पेंड करने के बाद एक और शार्प बाउंस हमें देखने को मिला। अब उस बाउंस के बाद ये क्लियर हो जाता है कि ये एक इरेग्युलर करेक्शन है, ये ए बी और सी ये इरेग्युलर करेक्शन है, लेकिन ये करेक्शन बहुत ही डीपली हुआ है। इसका मतलब ये जो हम काउंटिंग देख रहे थे यहाँ पे ये 1 2 और यहाँ पे 3 जो मान रहे थे उसको हमें इग्नोर करना होगा, राइट। तो ये काउंटिंग अब हमारे लिए काम का नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ ये पता है कि यहाँ पे एक इरेग्युलर करेक्शन हुआ है, तो आगे जो भी पैटर्न हो हमें यहाँ पे फिर एक डाउन साइड की पॉसिबिलिटी को देखना है, कहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो छोटा हो, राइट। तो उस तरह की अपॉर्चुनिटी को हमें देखना है, क्योंकि इरेग्युलर करेक्शन हुआ है ये ए बी और सी, तो मतलब प्राइस फिर से एक बार इसके नीचे जाना चाहिए। तो वहाँ पे हमने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे एक अपडेट दिया था, ये क्योंकि ये एक इरेग्युलर करेक्शन भी लग रहा था, डिक्लाइन इसके नीचे जा सकता था और ओवरऑल हम बैंक निफ्टी में नेगेटिव थे, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा था, तो इसीलिए मैंने एक पोजिशनल ट्रेड भी सजेस्ट किया था जहाँ पे यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया था 33,720 के अराउंड, राइट। यहाँ पे शॉर्ट करना था और टारगेट जो है बहुत ही बड़ा मैंने दिया था 32,661 का, राइट। यहाँ तक ये पहला टारगेट हो सकता है, राइट, और ये इसके और भी नीचे भी जा सकता है अगर यहाँ पे डबल जिगजैग करेक्शन जैसा हम मान रहे हैं कि वेव 4 का पूरा हो चुका है तो, राइट। तो ये पोजिशनल ट्रेड मैंने इसीलिए दिया था क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा आ रहा था कंपेयर टू टारगेट, राइट। और ये स्टॉप लॉस जो है वो भी मैंने ऐसे ही नहीं दिया था। अगर इस बाउंस को अगर आप एनालाइज करें तो ये शार्प वेव 3, फिर यहाँ पे अगर ये 4 है तो फिफ्थ का जो प्रोजेक्शन है वो ये 100% यहाँ पे आ रहा था 33,720 पे आ रहा था, राइट। तो अगर ये 5 वेव मूव ही है तो ये 3 4 और फिफ्थ जो है वो 100% के ऊपर नहीं जाता है, इसीलिए ये 100% के ऊपर 2 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस दिया था कि अगर इसको ये ब्रेक कर देता है मतलब कि जो हम मान रहे हैं कि ये 3 4 और 5 है ऐसा नहीं है और यहाँ से ये और भी ऊपर
जा सकता है, राइट। तो उस तरह का मैंने यहाँ पे एसएल दिया था और ये पोजिशनल ट्रेड था। अब यहाँ से ध्यान से समझना, आपको बहुत कुछ सीखने वाला है अगर यहाँ पे आपने समझने की कोशिश की। ये एक करेक्टिव बाउंस हम मान रहे थे, और अब करेक्टिव बाउंस के बाद क्या होता है, एक नया इम्पल्स शुरू होता है, तो नए इम्पल्स में ये शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। उतना अभी रिट्रेसमेंट नहीं मिला है, तो हम क्या जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि नया एक इम्पल्स शुरू हुआ है तो कैसे होगा, ये 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से होगा, राइट। तो अब यहाँ से जब ये डिक्लाइन शुरू हो चुका है, तो इस डिक्लाइन का प्रोग्रेस हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जब डिक्लाइन यहाँ तक हुआ, राइट, ये शार्प डिक्लाइन यहाँ तक हुआ, फिर यहाँ से जब ये बाउंस हुआ और यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था, राइट, तो यहाँ पे मैंने अपडेट दिया था, और ये अपडेट का रीज़न भी मैं आपको समझाऊंगा। ये शार्प डिक्लाइन जो है एक इम्पल्सिव डिक्लाइन मुझे लग रहा था। फिर इसके बाद ये जो रिट्रेसमेंट 23 टू 38% में ये बाउंस देखने को मिला और ये टाइम स्पेंड कर रहा था, राइट। तभी मैंने ये अपडेट दिया था, और अपडेट का रीज़न क्या था, क्योंकि यहाँ से हम नया इम्पल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो नए इम्पल्स में ये ऑलरेडी 1 कंप्लीट हो चुका है, और अब ये 2 का करेक्शन हो सकता है। तो 2 का करेक्शन हम इस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ए, फिर ये करेक्शन यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, ये बी, और यहाँ से शार्प बाउंस वेव सी 50 टू 61% की रेंज में। फिर यहाँ पे ये 1 और ये 2 कंप्लीट होने के बाद फिर ये 3 का डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो ऐसी कुछ सोच थी कि यहाँ पे इम्पल्स के बाद अब एक करेक्टिव बाउंस कर सकता है, और कुछ नहीं, ये करेक्टिव बाउंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वहाँ से फिर से ये 61% के आसपास से एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट फिर से कर रहे थे, राइट। अब ध्यान से समझना, नेक्स्ट हुआ क्या, ये अपडेट देने के बाद हमें कुछ ही देर में एक शार्प बाउंस वहां तक देखने को भी मिला, राइट। फिर वहां से ये शार्प डिक्लाइन भी हमें देखने को मिला, तो हम मान रहे थे कि अब यहाँ से ये डिक्लाइन कंटिन्यू हो सकता है, राइट। ध्यान से समझना, अब जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से शार्प डिक्लाइन भी हमें देखने को मिला, और यहाँ से फिर से करेक्टिव बाउंस, राइट। तो हम क्या सोचते हैं कि यहाँ से जो इम्पल्सिव शुरू हुआ है ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ से जो 3 शुरू हुआ है ये 3 का 1 और ये 3 का 2 है, राइट। तो अब 3 का 3 जो है वो तो और भी ज़्यादा शार्प होना चाहिए, मतलब यहाँ से एक शार्प डिक्लाइन कंटिन्यू होना चाहिए, राइट। लेकिन उसके बाद यहाँ से ये डिक्लाइन भी हुआ, लेकिन ये फिर से बाउंस करने लगा। तो फिर भी हम मान रहे थे कि शायद यहाँ से जो ये 3 शुरू हुआ है, ये 3 का 1 और 2 यहाँ पे पूरा हुआ है, अब शायद डिक्लाइन ये कर सकता है, राइट। लेकिन अभी भी ये टाइम स्पेंड कर रहा था, डिक्लाइन के बाद फिर से ऊपर जा रहा था, राइट। तो यहाँ पे ही हमने फिर से टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया कि ये ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। जनरली अगर यहाँ से 3 शुरू हो चुका है तो ये इतना टाइम नहीं स्पेंड करता, ऑलमोस्ट ये इसके जितना टाइम स्पेंड कर दिया है, तो उतने टाइम में तो ये 100% तक पहुंच जाना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही टाइम ले रहा है। तो वहाँ पे हमने अपडेट दिया था कि फिर से ये 33,540 के अराउंड फिर से ये बाउंस कर सकता है, राइट, टेकिंग लॉन्ग टाइम फॉर डिक्लाइन, राइट, मे बी इट कैन टेस्ट 33,550 अगेन, राइट। तो यहीं पे हमने अपडेट दे दिया था कि एक और बाउंस इसके ऊपर आ सकता है, और करेक्शन वहाँ पूरा हो सकता है वेव 2 का, राइट। जो हम मान रहे थे कि ये यहाँ से एबीसी कंप्लीट हो चुका है, ऐसा नहीं है, ये करेक्शन ही कंटिन्यू कर रहा है और ये इसके ऊपर पूरा होगा, राइट। तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद जब ये डिक्लाइन दिया, तो मैं यहाँ पे अपडेट देने की कोशिश कर रहा था कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इस तरीके से अब हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे अपडेट देते ही यहाँ से एक शार्प बाउंस ऑलरेडी हमें देखने को भी मिला, और वहीं पे हमने फिर से यहाँ पे एक अपडेट डाल दिया था शार्प बाउंस के होते ही, राइट, कि ये फिर से ये कंटिन्यू कर सकता है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो करेक्शन टाइम वाइज जो है थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, लेकिन यहाँ से डिक्लाइन जो है अब कंटिन्यू कर सकता है, और यहाँ से भी हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। तो अब हम क्या मान रहे थे कि जो हम यहाँ पे एक करेक्शन मान रहे थे वो इस तरीके से यहाँ पे पूरा हुआ, राइट, और यहाँ पे ये 1 और 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो अब ये 3 का डिक्लाइन कर सकता है, और 3 में भी ये 1 और 2 और ये यहाँ से और भी शार्प डिक्लाइन कर सकता है। लेकिन वहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे फिर से ये टाइम स्पेंड किया,
इसके जितना ऑलरेडी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दिया, इसके 61% रिट्रेसमेंट को भी ब्रेक कर दिया, तो वहाँ पे फिर से पॉसिबिलिटी हो जाती है कि जो हम करेक्शन यहाँ पे मान रहे थे वो अभी भी नहीं हुआ, अभी भी इसके ऊपर एक हाई बन सकता है। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से इसके ऊपर एक हाई लगाया। तो इवेंचुअली जो हम ये करेक्शन बहुत ही छोटा मान रहे थे कि इस तरीके से ये करेक्शन करके फिर ये कंटिन्यू कर सकता है, उसकी वजह ये करेक्शन जो है बहुत ही लंबा यहाँ पे पूरा हुआ, ये 1 और ये 2, एक्चुअली ए और 1 जो जिस तरीके से हम हमारा काउंटिंग देते हैं, और ये बी और 2, और यहाँ से सी और 3 जो है अब ये कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो सी और 3 का मिनिमम प्रोजेक्शन क्या होता है, 100 टू 123%, जो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने निकाल दिया है, 33,250 से लेके 33,170 का राउंड, राइट। तो इस इस सपोर्ट रेंज में, या तो फिर हम कह सकते हैं इस प्रोजेक्शन रेंज में एक डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है, और जब भी ये डिक्लाइन यहाँ पे होगा इस रेंज में, ये एक स्विंग लो बनाएगा, तो हमें यहाँ से लेके सी और 3 का जो भी लो बनेगा उसका रिट्रेसमेंट निकालना होगा 23 टू 38%, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, यहाँ से निकाला हुआ है, राइट। तो मान लीजिए यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 23 और 38% का जो भी रेजिस्टेंस रेंज मिलेगा वो इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज होगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर इस रेंज में करेक्टिव बाउंस करता है तो फिर यहाँ से डिक्लाइन ये कंटिन्यू करेगा, लेकिन अगर ये 38% के ऊपर ट्रेड करता है तो वहाँ से फिर से बाउंस जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो ओवरऑल हमारे कल के लिए क्या देख सकते हैं, यहाँ से जो डिक्लाइन है इसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38% ये कल के लिए मॉर्निंग में इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज होगा। 38% के ऊपर जाता है तो ही पॉजिटिव हो सकता है, राइट। लेकिन ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का रिट्रेसमेंट निकालना होगा, आप अपने हिसाब से निकाल दीजिए 23 टू 38% कहाँ पे आ रहा है, राइट। अगर रिट्रेसमेंट निकालने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक बार वीडियो में आपको मेंशन कर दूंगा। तो रेजिस्टेंस रेंज में से अगर ये कंटिन्यू करता है और इस रेंज में डिक्लाइन करता है तो वहां से फिर से आपको एक रिट्रेसमेंट निकालना है, यहाँ से लेके 23 टू 38% का, राइट। और वो इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज होगा 38% के ऊपर पॉजिटिव, अदरवाइज ये कंटिन्यू कर सकता है। और जो भी टारगेट्स हमने देखे हैं पिछले वीडियोज में और आज के वीडियो में, वो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं।